तो हर कोई अपनी ही रणनीति के हिसाब से, अपनी ही ज़्यादा बेहतरी के हिसाब से अपने बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर देता है और उसके बाद कह देता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने जो बयान दिया उससे पार्टी और पार्टी की विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रदीप सिंह जी हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जेडीयू से नेता मनोज दास मनोज जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मनोज जी, आवाज पहुंच रही है सर आपके पास? हाँ, मेरी आवाज जा रही है जी। जी। मनोज जी, खून खौलता है जब ऐसा कोई बयान देता नजर आता है। दयानिधि मारन ने जिस तरह से बयान दिया कि यूपी बिहार के लोग आकर दक्षिण भाषी राज्यों में आकर बाथरूम या टॉयलेट, और आज जब डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने जो स्टेटमेंट दिया, सर आपको कैसा फील हुआ? आप ही की पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में, और जब उत्तर प्रदेश के लोगों को इस तरह से कहा जाए तो आपको लगता नहीं है कि भाई यहां पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है? देखिए, ये जो इनकी प्रवृत्ति है कुणाल जी, जो ये लोग हैं, इनकी एक आदत है, क्योंकि आज देश प्रगति के पथ पर है। परिवारवादी क्षेत्रवादी पार्टियों का जो ना बहुत लंबा अस्तित्व बचा नहीं है अभी। तो ये जो दयानिधि मारन है, इन्होंने क्या किया है या क्षेत्र में किस चीज के लिए ये जाने जाते हैं, इनकी उपलब्धि क्या है, परिवार का नाम छोड़ करके कुछ नहीं है इनके पास। तो इस प्रकार के लोग जब ये डिवाइड पैदा करने का प्रयास करते हैं भाषा के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे, तो जनता समझ रही है। बीते 9 वर्षों में, बीते 10 वर्षों में क्या परिवर्तन आया है वो भी जनता समझ रही है। और जनता ये भी समझती है कि जब राज्य के चुनाव होते हैं तो उनका किस प्रकार से रुख होता है, और जब आम चुनाव, केंद्र के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उनका रुख किस प्रकार से होता है। तो ये जो बुझते हुए दिए होते हैं, ये भभकते ज्यादा हैं। हारता हुआ पहलवान ना ज्यादा दाव मारने की कोशिश करता है। तो इनकी स्थिति उसी प्रकार की है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि इन चीजों को जो ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप व्यक्तिगत मेरे से पूछे तब तो निश्चित तौर पे हर साउंड मैन, एक जो व्यक्ति, जो विचारशील व्यक्ति है, जिसको मत देने का अधिकार है, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आए। अब दो चीजों का आपने, दो व्यक्तियों का यहाँ वर्णन किया आपने, दयानिधि मारन और एक स्वामी प्रसाद मौर्य, उन पे आऊंगा मैं बाद में। दयानिधि मारन को आप बताइए, घोटाले के अलावा और किसी नाम से आप जानते हैं? मैं बोलता हूँ, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और कुछ राज्यों में हमारे विरोधियों, विपक्षों की सरकार है। तो अगर उनके अच्छे काम होते हैं तो क्या उसकी सराहना नहीं की जानी चाहिए? निश्चित तौर पर की जानी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के ये जो लोग हैं, ये जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निचलेतम, न्यूनतम स्तर पे जो उतरते हैं, इनके विषय में एक परिपक्व आदमी यही कहेगा कि अरे इनको छोड़िए, हम विकास के पथ पे हैं, हम आगे बढ़ते हैं, और इनको जहां ये जिस दलदल में है, जिस नाली में है, ये उसी में पड़े रहें। क्योंकि जिस क्षेत्र से ये आते हैं वहां की भी जनता जानती है कि अच्छा या बुरा क्या है। ये सन 60 से चला आ रहा, आज से नहीं है। मैं 60 के दशकों से अगर मैं देखूं, अगर इतिहास उठाया जाए तो इनके पास इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी जो यात्राएं निकलती हैं, अगर आप उनको देखेंगे, अगर कभी उस पर एनालिसिस की जाए तो पता लगेगा कि धारा किस तरफ बह रही है, और उससे इनकी झंझलाहट स्वाभाविक है। नहीं, लेकिन सर यहां पर फिर एक सवाल और भी खड़ा हो जाता है ना कि 22 तारीख को बहुत भव्यता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो, क्योंकि वो इंटरनेशनल इवेंट होगा, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और उससे पहले कहा जा रहा है कि इवेंट ना कहिए गोस्वामी जी, उसको कुणाल जी, उसको इवेंट ना कहा जाए। मैं समझ गया, ठीक है, क्योंकि वो हमारी श्रद्धा, ठीक है, आस्था का केंद्र है सर, वो हम सबके लिए सर्वोपरि हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी जितनी व्याख्या की जाए, जितना उनका वर्णन किया जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में जितना कहें वो कमतर आएगा। लेकिन फिर भी राम, नाम और काम, इस फॉर्मूले पर आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है 2024 के जो चक्रव्यूह है उसे भेदने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया कि हिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है वोटों के लिए, सिर्फ वोट लेने हो तो आप हिंदू हैं, लेकिन जब सरकार बन जाए उनके वोटों के लेने के बाद फिर आप या आपकी पार्टी, क्योंकि उनका सीधा निशाना आप ही की तरफ था, बीजेपी की तरफ था, फिर आप एसटी, एससी, ओबीसी इन सब में आप बांट देते हैं। ये तो छलावा है सीधे। फिर तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी किस
लत के आदी हैं, ये शायद हम सभी जानते हैं। हम उत्तर प्रदेश के हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हम संविधान द्वारा प्रदत्त अपने उस नियम से कि भारत देश में कहीं भी जाके रह सकते हैं, उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा विभेद या अंतर नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है एक ऐसे लती हैं कि इनको लत लग गई है, समझ रहे ना। और जब लत किसी की बहुत ज्यादा होती है तो वो अति हमेशा नुकसान करती है, और लोकतंत्र में जो इस प्रकार की अति होती है उस पे जनता जब लत मारती है तो वो लत का पानी उतर जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अस्तित्व किस बात पे है? केवल इन्हीं बयानों को देने के लिए है ना, या ये अपने क्षेत्र में किस काम के लिए जाने जाते हैं? जब से ये चर्चाओं में रहना शुरू किए हैं, जब से ये इनका आया है, इसके पहले ये हमारी पार्टी में थे, तब इनको ये सारी बातें नहीं याद आती थी। अब ये समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, या यूं कह लीजिए इन्होंने अपना मन बदल लिया है। जो भी है, भारत देश के नागरिक हैं और जनता जनप्रतिनिधि भी हैं, तो इनके पास जो एक चीज बची है वो यही एक लत बची है। अब जनता लत देखती है और फिर उसके बाद लात मारती है। नहीं, यानी आपका कहना है कि जब तक आपकी पार्टी के साथ थे, योगी सरकार पार्ट 1 में थे, तब तक ठीक थे। जैसे ही विपक्ष में गए उनके फिर बयानों पर फिर कोई कमान ही नहीं रही। मैं उनके अच्छे या बुरे वो व्यक्ति कैसे हैं इस पर नहीं मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हम लोग। ठीक है, आपने विपक्ष की बात की। हमारे साथ विशाल कुमार जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता हैं। विशाल जी, स्वागत, शुक्रिया कीमती समय साझा करने के लिए। विपक्ष पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष जिसका नेतृत्व यानी इंडिया अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके साथ कुछ ऐसी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे विवादास्पद बयानों को लेकर इन दिनों सुर्खियों में हैं। क्या कुछ स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की? क्या जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से के बयान से पल्ला झाड़ दिया कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे आप कहेंगे सर? क्योंकि मुझे तो फिर वही लगता है कि आप भी यही कहेंगे कि भैया जो इनके चाहे दयानिधि मारन हो, चाहे आरजेडी के वो शिक्षा मंत्री हो बिहार सरकार में, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो इनके तो जो तमाम बयान निकलकर सामने आते हैं इनके निजी बयान हैं, इंडिया अलायंस से इसका कुछ लेना देना नहीं। आपको लगता है कि ऐसे बयानों पर या कोई नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए? अब बोलने भी दीजिएगा, क्योंकि संसद में तो बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप बोलने भी दीजिए। अरे सर खूब बोलिए। आप ही के नेता इतना बोल देते हैं कि कई बार फिर आप ही की पार्टी को डैमेज कंट्रोल हो जाता है। 2014 में आप ही के पार्टी के नेता थे मणिशंकर अय्यर जी, जिन्होंने कहा था कि भाई एक चाय वाला एक प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वही एक नेता थे जो पाकिस्तान में जाकर बोलते हुए नजर आए थे, पाकिस्तान से मदद लेते नजर आए थे कि भाई आप हमारी सपोर्ट कीजिए, हम हिंदुस्तान में सरकार बनाएंगे। अब आप भी बोलिए सर, खुला मंच है आपके सवालों मैं नहीं टोकूंगा। देखिए कुणाल जी, आपका धन्यवाद। देखिए, बात दयानिधि की हो या स्वामी प्रसाद मौर्य की, कांग्रेस पार्टी हर रूप से उनके बातों का रक्षणा करती है, विरोध करती है, उनके बातों का कहीं से भी बिल्कुल समर्थन नहीं करती। देखिए, दयानिधि जी ने जो कहा वो बहुत ही बुरा है। मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुझे खुद बुरा लगा। वो अलग बात है कि दयानिधि जी क्या कहते नहीं कहते, उससे कांग्रेस पार्टी कोई लेना देना नहीं। उनकी अपनी बयान हो सकती है, क्या है नहीं है वो अपना समझे। और दूसरी बात, आपने किसी पर रोक लगाओ, हमने कहा कि उसकी अपनी राय हो सकती। कांग्रेस पार्टी इस विचार का कभी समर्थन नहीं करती। प्रदीप जी, और कांग्रेस पार्टी आपको देख जानना चाहूंगा, यहाँ पर विशाल जी कहते नजर आ रहे हैं कि आप बुझता हुआ दीपक बता रहे थे जैसे लोगों का विरोध करती है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों का विरोध करती है। विशाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दीपक है वो तो बुझ चुका है, कोई नहीं पूछने वाला 2024 में कमल को, ये कहना है विशाल जी का। ये विशाल जी हमने अभी एक बात कही कि भाई सभी स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, तो मैं उन्हीं के उन विचारों को मानते हुए उन्होंने जो विचार व्यक्त किए वो स्वतंत्र हैं। एक राजनीतिक दल के नेता है, निश्चित तौर पर थोड़ा सा उनको ज्यादा वजन लगता होगा अपने बोलने में। बहरहाल इंडी गठबंधन, जो गठबंधन गठबंधन भी जिसे कहा जाता है, आप बताइए जब से इनकी मीटिंग शुरू हुई है, जब से ये गठबंधन हुआ है, प्रारंभ हुआ है, विधानसभा के चुनाव हो गए, उसके रिजल्ट आ गए, सब लोग जीत हार के अपने अपने घर चले गए, और अभी तक जितनी भी मीटिंगें हुई हैं उसमें कोई एक कंक्लूसिव बात आज तक निकली है जब से ये अस्तित्व में आया है। चलिए, हो सकता है उनका ये न निकालना उनकी एक रणनीति हो, लेकिन देश की जनता तो जानना चाहती है ना। हो सकता है कि वो इसी तरह से ढुलमुल चल रहे हो और सोच रहे हो कि भाई हमारी जनता जो है सोच रही कि बड़े विद्वत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कुछ ऐसा धमाका करेंगे कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक जनता को वो धमाका दिखा नहीं। विपक्षी पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। आती है जब चुनाव लड़ा जाता है तो गठबंधन होता है, प्रोग्राम होता है, कोई एक बातें होती है जिसपे कि सभी अग्री करके आते हैं, फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होता है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ट्रेलर हम लोग देख चुके हैं। लोकसभा चुनाव में फिल्म आएगी, और फिल्म आएगी तो देखा जाएगा कि वो ए ग्रेड की फिल्म होती है कि बी ग्रेड की होती है कि सी ग्रेड की होती है, वो
देखने योग्य भी होती है कि नहीं होती है, वो फ्लॉप या आपकी बात है। तो जो देखिए कुणाल जी, ठीक है, नहीं मैं समझ गया सर आपकी बात, और इस पर मैं विशाल जी का टेक तो लूंगा, साथ ही साथ मनोज जी से भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व नीतीश कुमार जी करते नजर आ रहे थे, जब ये नाम भी नहीं था, क्या उम्मीद की जाए चुनाव आते आते कोई एक गाइडलाइन जारी की जाएगी तमाम नेताओं को कि भाई इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? इसी पर मैं आपका टेक लूंगा मनोज जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहें ललकार। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार चुनाव से पहले तमाम कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर जो इस वक्त अलग तरह की राजनीति चल रही है, उसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इससे पहले कि प्रदीप जी और विशाल जी एक बार फिर से अपने अपने मतभेदों पर बातचीत करें, मनोज जी समझना चाहूंगा कि क्या उम्मीद की जाए, नीतीश कुमार जी की तरफ से कोई प्रपोजल लाया जाएगा, लालू जी की तरफ से कोई प्रपोजल लाया जाएगा कि आने वाले वक्त में तमाम नेताओं को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? क्योंकि मुझे याद है कि हाल फिलहाल में राहुल गांधी जी जब बिहार गए थे, पटना गए थे और लालू जी से मुलाकात कर रहे थे और मटन खा रहे थे, मुझे वो याद है, वो वीडियो जो बहुत वायरल किया गया। तब लालू जी से एक नसीहत मांगी गई थी आज की राजनीति की, तब उन्होंने कहा था कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचना चाहिए और एक नई तरह की राजनीति करनी चाहिए जहां पर सबको साथ लेकर आगे चला जाए। तो सबको साथ लेने के लिए, सबका भरोसा हासिल करने के लिए इस तरह के बयानों से भी फिर बचना होगा। सर मनोज जी। जी, आपकी बात 100% सही है। ऐसे सवालों पर हमेशा ही लोगों को बचना चाहिए, चाहे किसी भी दल के हो। मैं कोई एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी दलों के लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और सभी को मिलकर इस पर न विपक्ष होनी चाहिए, इस पर न विपक्ष होनी चाहिए, न पक्ष होनी चाहिए। कोई नया एक अध्याय जुड़ना चाहिए, एक नया कानून बनना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि इस तरह की बातें किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी राजनेता के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में अगर कोई बोल रहा हो तो सबको मिलकर इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह की बातें फिर कहीं से न सुनाई दे। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि इसके लिए कोई एक दल जिम्मेदार नहीं है, सभी लोग, सभी दल, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, कोई भी दल हो, सभी दल समान रूप से दोषी हैं। इसीलिए सभी दलों को तुरंत गृह मंत्री को इस विषय पर, प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक नए कानून का बनाने का संकेत देना चाहिए। ठीक है, रजनीकांत मिश्रा जी हमारे से जुड़े हुए हैं, आरएलडी पार्टी से प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। समाजवादी पार्टी के नेता को हमने बुलाने की कोशिश की थी अपनी चर्चा में, जो बयान, ठीक रजनीकांत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर रोहित जी हमारे साथ है, ठीक है, रोहित जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत सर। माफी चाहूंगा नाम गलत लेने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं को हमने बुलाया था इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो बात स्वयं प्रसाद मौर्य जी के मुख से निकली है, आरएलडी का स्टैंड इस पर क्या है? क्योंकि आपके सहयोगी पार्टी है सर उत्तर प्रदेश में। हाल फिलहाल में जब घोसी उपचुनाव हुआ था, जब इंडिया अलायंस की पहली जीत मानी जा रही थी, तब आपका बहुत बड़ा उसमें योगदान था, आपकी पार्टी का उस जीत में। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बीमार व्यक्ति हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को टीवी पे आने का बीमारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं मीडिया डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। अगर आप 2-4 दिन उनका नाम नहीं लेंगे टीवी पे तो वो अपना सर फोड़ लेंगे दीवार में मार के। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें। जो अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहा है वो देश की जनता को क्या समझाएगा? तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को भी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछना चाहिए कि आपको अगर इतनी ही तकलीफ है तो आप हमारी पार्टी में क्या कर रहे हैं? क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी की तो मुझे नहीं लगता विचारधारा ऐसी है, क्योंकि मैंने तो डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी सबको मंदिर जाते हुए देखा है। मैंने तो अभी ये लोग केदार धाम की यात्रा करके आए हैं दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय डिम्पल यादव जी। तो मुझे लगता है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आ रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो पूरी तरीके से संवेदनहीन बयान है और वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी उनकी बैकिंग कर रही है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की ही कक्षा में ट्रेनिंग लेके आए हैं। उनके साथ 5 साल मंत्री रहे थे, उनकी कक्षा में ट्रेनिंग लेके आए हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो उन्होंने सिखाया होगा भारतीय जनता पार्टी ने, वो उनके विचार यहाँ पे हमारे आपके सामने आ रहे हैं।
ठीक है, मैं प्रदीप जी से सवाल लूंगा सर आपकी जो बात है, लेकिन एक छोटा सा बात कह दीजिए, बता दीजिए रोहित जी, आपको लगता है कि एक तरह की गाइडलाइन जारी होनी चाहिए जब आप INDIA अलायंस की आप बात करते हैं, तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए 2024 में, जब एक नया कैलिबर, एक नई ऊर्जा, एक नई सोच और एक नई सब कुछ नया नवेलापन है अलायंस के अंदर, तो इस तरह के कंट्रोवर्शियल नेताओं के स्टेटमेंट्स पर भी बैन लगना चाहिए, ताकि किसी की भावनाएं, चाहे वो राष्ट्र स्तर पर हो, धार्मिक स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, हम राजनीतिक दल हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम किसी के मुंह के ऊपर टेप नहीं लगा सकते, किसी की विचारधारा के ऊपर टेप नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की गलत कृत्य के अंदर इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और ये इंडिया गठबंधन के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग गठबंधन करते हैं, या कोई भी गठबंधन हो, इवन अगर एनडीए गठबंधन है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वहां पे गठबंधन है। तो ऐसी स्थिति में कौन नेता क्या बयान दे देता है कहीं पे भी, तो इसके लिए पूरे गठबंधन को या पूरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराना, ये मुझे लगता है अतिशयोक्ति है और किसी के साथ न्याय नहीं है। ठीक है रोहित जी, प्रदीप जी, रोहित जी ने तो बहुत कुछ स्पष्ट कह दिया कि आपकी पार्टी में जो 5 साल ट्रेनिंग स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दी गई, वो उसी ट्रेनिंग का असर है जो आज वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान सनातन परंपरा, हिंदुत्व या हिंदू लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं। जो अपनी बेटी को नहीं समझा पाए वो बाकी लोगों को क्या समझाएंगे। और कायदे में तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई अब जो कुछ करना है वो समाजवादी पार्टी को करना होगा, कि ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में रखना है या बाहर निकाल देना है। निश्चित तौर पे देखिए, रोहित जी ने जो बातें बताई वो मार्केट में एकदम नई नहीं है। तो पता है ना, सोशल मीडिया पे आप कुछ पोस्ट करते हैं तो एक मीम्स आते हैं जिसमें लिखा होता है मार्केट में नया आया है। तो उसी तरह से रोहित जी ने जो बड़ी अच्छी बात कही, मैं इसको सकारात्मक पक्ष में लीजिएगा, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ उनके ऊपर। लेकिन देखिए अब क्या है कि जैसा कि पहले बताया गया, ये आरोप लगाते हैं, लगाने दीजिए आरोप, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन असल मापक जनता जनार्दन होती है। तो जनता समझ रही है कि रोहित जी का उद्देश्य क्या है कहने का, बताने का उद्देश्य क्या है, और जनता उसका फैसला लेगी। जहां तक रही स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात, देखिए उनकी पुत्री जो है ना 18 वर्ष के ऊपर की है, वो बालिग हो चुकी है, वो भी सांसद है और वो कई लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो समझाना उनका किस पार्टी में ये व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया जा सकता। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और संविधान के जो है भाई काफी सारे लोग नाराज होते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई कुछ करता है, केस मुकदमा चलता रहता है, वो जिंदगी का जवाल होता रहता है, और किसी भी सनातनी को अगर तकलीफ होगी तो निश्चित तौर पर उससे वो करेगा। लेकिन अगर इसको जो है आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके निकले हैं, भैया हमारे यहाँ तो नीतीश बाबू भी थे, और वो तो आप छूट के जब साथ छोड़ के गए नीतीश जी, तब तो वो तो इस प्रकार की बातें या ऐसा तो असर दिख नहीं रहा है। तो राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो स्वतंत्र होकर के अपने कार्यों को करता है, जो उसकी चॉइस होती है, जो उसके विचारधारा होती है, जिस राजनीतिक विचारधारा का वो पालन कर रहा होता है, या जो उसकी मन के जो विचार होते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कि एकदम से स्तर खो चुके हैं, सर यानी जो जनता के समर्थन का स्तर है वो एकदम निचले से भी निचले पायदान पे है। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने रोहित जी ने एक और बात बोली कि वो मीडिया हंगर है। हालांकि अब हो सकता है इनके पास हो जानकारी, लेकिन मूल रूप से तो यही कहा जा सकता है कि भाई देखिए, ये हर 1 महीने में एक ऐसा छोड़ेंगे, एक कटाक्ष करेंगे, लोगों को जो है भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। तो अगर सम्मिलित रूप में कहा जाए कि भारत में जो भी विपक्ष है, वो जिस प्रकार का भी विपक्ष है, वो सिवाय भ्रमित करने का और कुछ करने का उसके पास अब मादा बचा नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर ले, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर ले, छोटे से करे, बड़े से करे, छोटा नेता बोले, बड़ा नेता बोले, लेकिन वो अंततः एक ही परिपाटी आ जाती है कि भ्रमित करो जनता को, भ्रमित करो जनता को, भ्रमित करो जनता को। ठीक है विशाल, समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि INDIA अलायंस के 2 घटक दल आपके आजू बाजू आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, RLD हो चाहे जेडीयू वाले नेता मनोज जी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि कोई किसी के धर्म पर, कोई किसी की जात पर, कोई किसी की भाषा पर, कोई किसी के राज्य पर सवाल ना उठा पाए। और दूसरी तरफ हमारे साथ रोहित जी हैं जो कहते नजर आ रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है, आप किसी के मुंह पर टेप नहीं चिपका सकते, जो जिसके मुंह में आता है वो बोल देता, सोचता नहीं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या कुछ होंगे। अब ऐसे में तो फिर एक बीच का रास्ता निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं पहले भी कहा था, व्यक्ति की आजादी, सबको अपना बोलने का अधिकार है, सब लोग को बोलने दिया जाए, कोई बात नहीं है। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने उस समय हम पे कई तरह के आरोप लगाए थे कि इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा, आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते। अगर बोलने से रोकने की क्षमता बीजेपी के नेताओं को भी थोड़े है क्या? विजय वर्गीय जी ने क्या
हेलो। ठीक तो है ये सब चीजों की चर्चा करने की कुणाल जी, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर ठीक है। जब तक कानून नहीं बना रहेगा कुणाल जी। तब तक आप किसी को नहीं रोक सकते। ठीक है मनोज जी, समझ गया मैं आपकी बात। कानून ठीक है पर विशाल, प्लीज आप कंटिन्यू। रोक नहीं सकते हैं। ठीक है मनोज जी, ठीक है। कुणाल जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्ति की आजादी और सब लोग को बोलने का अधिकार है। मामला अलग है कि कौन किस दिशा में बोलता है और कौन किस दिशा का समर्थन करता है और कौन किस दिशा का विरोध तक नहीं करता है। क्योंकि सीता जी को टेस्ट ट्यूब में भी कहा गया, भाजपा ने अभी तक विरोध नहीं किया उसका। वो अलग बात है। कांग्रेस पार्टी ने चाहे दयानिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनके बातों का खंडन और विरोध दोनों किया। रही बात भाजपा के प्रवक्ता ने भी हमसे कह रहे, भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं हो रहा और सीट को लेकर सुरपुठौल है। भाई साहब, थोड़ी दूर पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिना गठबंधन की सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया और बाद में उनको वापस लेना पड़ गया। अभी तक हमारे ऐसे गठबंधन कभी नहीं हुआ है। आपके साथ शिवसेना की टूटी हुई दल, एनसीपी की टूटी हुई दल आपके साथ गठबंधन में, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं और आप इंडिया गठबंधन में सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अगर हम में गलतियां हैं, हम नहीं कर पा रहे सीट बंटवारा और आप में बहुत कुछ सकुशल मंगल है, तो आप लोग आज कर दी सीट बंटवारा। नहीं तो वो तो वही कह रहे हैं ना कि जो नेता आपकी पार्टी से, आपके गठबंधन से, महाविकास अघाड़ी से नाराज हुए, वो उनके साथ चले गए। जो विकासवादी राजनीति की बात यहाँ पर आप शिवसेना के नेता उद्धव गुट की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सीट बंटवारे में दिक्कतें आ रही हैं। हम बता रहे हैं महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर सरपुटौल जारी हो गया है। इंडिया का किसी राज्य छोटा सा रिएक्शन प्रदीप जी, फिर समापन करूंगा चर्चा का। तो ठीक है विशाल, पहले अपने घर में देख लीजिए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। अरे ठीक है कुणाल जी, देखिए मैंने तो यह भी बोला था कि इतनी सारी मीटिंगें हो चुकी, उसमें कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया, कोई